संजय सर। संजय सर, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? संजय सर, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बोलिए नितिन जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। बिल्कुल। आ, कुछ ही समय में अब कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय किले धारोर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित विशेष अतिथि व्याख्यान प्रमुख व्याख्याता के रूप में डॉक्टर प्रकाश जी कोपारडे सर, प्राध्यापक हिंदी विभाग वैद्यनाथ महाविद्यालय परली से हमारे साथ जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। और पार्टिसिपेंट भी जल्दी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। व्याख्याता के रूप में डॉक्टर प्रकाश जी कोपारडे सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सर, प्राचार्य सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। देख रहा हूं मैं। जी जी। नहीं सर, अभी नहीं जुड़े सर। ठीक है। हाँ, अभी केवल 3 लोग जुड़े हैं। अनंत अगाड़े, आप, प्रकाश कोपरडे सर जुड़ चुके हैं। जादव सर, आवाज आ रही है मेरी? जादव सर। हाँ सर, आपकी आवाज ठीक तरह से आ रही है। बस कुछ ही समय में हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे सर। सगळ्यांना काय करायचं फोन करून सांगा। हाँ,
भाई ये मक से लाइट बंद कर। हाँ लाइट राहू द्या ना. दरवाजा ही लावा बरं. भाई ये मधली ट्यूब नळी बंद करा बरं 1 मिनिट. ट्यूब नळी ही समोरची. हा साईडची बंद करा अगोदर. कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय किले दारू स्वर्ण महोत्सवी वर्ष 2021-22 के अवसर पर 14 सितंबर हिंदी दिवस हिंदी विभाग द्वारा आयोजित विशेष व्याख्यान. इस व्याख्यान के अध्यक्ष महाविद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर एजेड सिरसाट सर मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं. हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर प्रकाश कोपर्डे सर, अध्यापक हिंदी विभाग वैद्यनाथ महाविद्यालय परली से, और इनका हमें हमेशा मार्गदर्शन रहा है ऐसे हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय जाधव सर, और उपस्थित सहभागी सभी विद्यार्थी, प्राध्यापक एवं अतिथिगण, आप सभी का इस विशेष व्याख्यान के अंतर्गत स्वागत है. संजय सर, हाँ व्याख्यान विशेष व्याख्यान की सर से एक बार अनुमति लीजिए. हाँ ठीक. नितिन सर, जी सर. सर से अनुमति लीजिए. जी जी जी. प्राचार्य सर बोलिए. सर विशेष व्याख्यान का शुरुआत की जाए सर. शुरू करो. ठीक है. कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय किले धारू स्वर्ण महोत्सवी वर्ष 21-22 के अवसर पर हिंदी दिवस
14 सितंबर के इस अवसर पर विशेष व्याख्यान का आयोजन हिंदी विभाग द्वारा किया गया है। आज दिनांक 16 सितंबर है। इस विशेष व्याख्यान के अध्यक्ष महाविद्यालय के हमारे मार्गदर्शक प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवदास सिरसाट सर और इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर प्रकाश कोपर्डे सर, जो कि विशेष अपनी अध्ययन और अध्यापन रुचि के लिए हिंदी शाखा के लिए और अपनी लेखन के लिए जाने जाते हैं। हिंदी विभाग विद्यानाथ महाविद्यालय पर्ली के अंतर्गत वो कार्यरत है और अनुसंधान का क्षेत्र हो या अनुवाद का क्षेत्र हो, इस दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत उन्होंने वाचकों को प्रभावित किया है। वे हमारे आज मुख्य वक्ता के रूप में हमें अपने मनोगत पर व्याख्यान के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय जाधव सर, ये भी हमारे साथ है और सभी विद्यार्थी और अध्यापकगण, आप सभी का मैं यहाँ पे इस ऑनलाइन व्याख्यान के लिए सभी का शब्द सुमनों के साथ स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सिरसाट सर से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे स्वर्ण महोत्सवी वर्ष एवं हिंदी दिवस के इस विशेष व्याख्यान पर अपना अध्यक्षीय पर मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय सिरसाट सर। सभी उपस्थित महानुभावों को सबसे पहले सुप्रभात। हमारा ये महाविद्यालय का सुवर्ण महोत्सवी वर्ष 21-22 एवं हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी उपस्थित महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष माननीय आमदार श्रीमान प्रकाश दादा सोलंके साहब, सर चिटनीस माननीय आमदार श्रीमान सतीश भाऊ चौहान साहब, हमारे महाविद्यालय विकास कमेटी के प्रमुख सदस्य जयसिंह भैया सोलंके, श्रीमान लोबाजी चौहान, श्रीमान अजय सिंह दिक्कत, श्रीमान इंद्रजीत जाधव, श्रीमान प्रोफेसर मुकुंद सावंत, श्रीमान डॉक्टर राम चौहान, हमारे कॉलेज के महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलिंद गायकवाड़, प्रोफेसर महादेव जोगड़े, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर संजय जाधव तथा डॉक्टर नितिन कुंभार, कार्यक्रम के लिए वक्ता के रूप में आमंत्रित वैजनाथ कॉलेज के डॉक्टर प्रकाश कोपर्डे जी का मैं हिंदी दिवस के अवसर पर स्वागत करता हूं। हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग की एक गौरवशाली परंपरा है। अनेक विद्वान अध्यापकों ने इस विभाग में अध्यापन एवं हिंदी प्रचार प्रसार का कार्य किया है, जिसके कारण हिंदी भाषा की ओर देखने का दृष्टिकोण अत्यंत सकारात्मक है। हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधता देखी जाती है। भाषा के संदर्भ में यही स्थिति है। समूचे भारत में अनेक भाषा बोलियां बोली जाती है। भारत देश की इन सभी भाषाओं में
हिंदी को देश की मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। आज हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदी भाषा का सम्मान देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकात्मता दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 के दिन आजादी के बाद देश की मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ था। उसी दिन को याद करने में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने लगा था। 14 सितंबर को समूचे देश में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल में हमें हमारी पहचान को याद दिलाता है और देश के सभी लोगों को एकजुट करता है। हम जहां भी जाते हैं, हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे साथ रहने चाहिए। हिंदी दिवस हमें देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में लोग हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को पूरी दुनिया में बोला जाता है। अंग्रेजी भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। हिंदी दिवस का यह बहुत अधिक महत्व है कि यह हमें हमेशा याद दिलाता रहता है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और यह बहुत अधिक महत्व रखती है। हिंदी दिवस को महाविद्यालय और कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। इस दिवस पर देश के राष्ट्रपति उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है। महाविद्यालयों में हिंदी विभाग के द्वारा हिंदी वाद विवाद, कविता लेखन की प्रतियोगिता भी रखी जाती है, किंतु पिछले वर्ष से कोरोना की वजह से इस प्रकार के आयोजन करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए महाविद्यालय की हिंदी विभाग ने हिंदी दिवस का एक कार्यक्रम ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी महानुभाव का मैं फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं और मेरी वाणी को यही पुनर्विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हमेशा भी हमारे प्रधानाचार्य, हमारे मार्गदर्शक आचार्य सर ऐसे विभिन्न कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विभिन्न विद्यार्थियों की कलाओं को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, उनकी किस प्रकार से साहित्य के अंतर्गत रुचि बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हमेशा प्रेरित करते हैं। अब इसके पश्चात आमंत्रित करता हूँ हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय जी जाधव सर, वे अपना विभागाध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय प्रोफेसर संजय जाधव सर। धन्यवाद सर। नितिन जी, सबसे पहले 14 सितंबर ये जो दिवस माना जाता है, हिंदी दिवस, इसके उपलक्ष्य में आप सभी को मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल का यह जो हमारा कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय किले धारूर है और उसके हिंदी विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जिन्होंने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी अपनी भूमिका में, अध्यक्षीय समापन की एक संकेत होते हैं कि वह मुख्य वक्ता के पश्चात किया जाता है, लेकिन हमारा ये जो महाविद्यालय है, यह वर्ष महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती महोत्सव का वर्ष है और इसके लिए महाविद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हैं। विशेष रूप से जो भाषाएं हैं उसको लेकर बहुत गंभीरता से
अध्ययन करने की, कुछ गतिविधियां लेने की हमारे प्रधानाचार्य ने जो हमें निर्देश दिए हैं, मार्गदर्शन किया है, और उसी निर्देशों का मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज हम यह हिंदी दिवस का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। तो हमारे महाविद्यालय के सम्माननीय प्रधानाचार्य आदरणीय शिरसाट सर, उप प्राचार्य यमयन गायकवाड़ जी, दूसरे उप प्रधानाचार्य जोगड़े जी, आज के जो प्रमुख वक्ता है मेरे छात्र मित्र डॉक्टर प्रकाश कोपरडे जी, वैद्यनाथ महाविद्यालय परली वैजनाथ, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे सभी सहयोगी छात्र तथा श्रोताओं, सबसे पहले मैं हमारे जो मुख्य वक्ता है आदरणीय प्रकाश कोपरडे जी, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हमने निर्णय लिया कि ऑनलाइन इस प्रकार का हिंदी दिवस का आयोजन किया जाए, हमारे सामने प्रश्न था कि अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में किसे आमंत्रित किया जाए। तो कुमार जैसे प्रधानाचार्य, शिरसाट सर जैसे हमने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि कोई युवा इस प्रकार का उभरता, साथ ही साथ वक्ता भी हो, लेखक भी हो, कवि भी हो, आलोचक भी हो, इस प्रकार का एक व्यक्तित्व हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। प्रकाश कोपरडे जी एक अच्छे कवि है, संवेदनशील व्यक्तित्व है और एक अच्छे अध्यापक है, इसलिए मैं सबसे पहले शब्द सुमनों से उनका मैं महाविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से व्यक्तिगत रूप से मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप जानते हैं आदरणीय प्रधानाचार्य ने भूमिका में बहुत अच्छी बातें कही, हिंदी भाषा का महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया, हिंदी का भाषा का महत्व उन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, उसकी गहराई में जाने की, पृष्ठपोषण करने की, पुनरुक्ति करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदी आज एक सशक्त भाषा के रूप में पूरी दुनिया में उभर चुकी है। आज हर कोई हिंदी सीखना चाहता है। क्यों सीखना चाहता है? तो यह बाजार की भाषा बन चुकी है। किसी भी उत्पादक को अपना माल बेचने के लिए उसे यही करना होता है कि उसे हिंदी आत्मसात करनी पड़ती है। उसे अपना माल बेचने के लिए अपने माल का जो विज्ञापन है, अपने उत्पाद का जो विज्ञापन है, वो हिंदी में करना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में भारत एक ऐसी मंडी है, एक ऐसा बाजार है, यहाँ चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में बिकती है। तो उत्पाद चाहे कोई भी हो, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु हो, चाहे और कोई साधन हो, हर कोई अपना माल बाजार में, भारत के बाजार में बेचना चाहता है। और उनको मालूम है कि जब तक अपने उत्पाद की विशेषताएं हिंदी में नहीं बताएंगे तब तक माल बिकेगा नहीं। और यही कारण है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी विश्वविद्यालय में जाइए, वहां पर हिंदी विभाग यहाँ पर खुल चुका है, हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत के बाद जब वर्ष 2001 में जनगणना का आयोजन किया गया था, तब 422 लाख में से भी ज्यादा लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में उल्लेखित किया था। यह जो संख्या मानी जाती है वह कुल आबादी के 10% से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 10% से ज्यादा कहीं पर भी ये मातृभाषा के रूप में किसी भी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड सहित भारत के कई राज्यों में हिंदी को सर्वाधिक रूप से भाषा के रूप में बोला जाता है। और आप कहीं पर भी जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, खास करके दक्षिण भारत में, आपको तमिल नहीं आती है, आपको कन्नड़ नहीं आती है, आपको मलयालम नहीं आती है, ऐसे समय पर आप जब बात करते हैं हिंदी में तो कम से कम व्यवहार आगे बढ़ता है। मतलब एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी यहाँ पर अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई हमें नजर आती है। ये सारी बातें हम अक्सर इस प्रकार करते हैं, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के इतने बाद भी हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम अपनी हिंदी को जो दर्जा मिलना चाहिए उस प्रकार का दर्जा देने में सफल नहीं हुए हो पाए। ये कहीं ना कहीं हिंदी प्रचारकों की एक
स्वचिंतन करने की बात है, आत्मचिंतन करने की बात है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें बात दिखाई देती है। इसके लिए विशेष रूप से हमें जो काम करने होने चाहिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी का प्रचलन बढ़ाने के लिए, उसका कार्यालयीन उपयोग बढ़ाने के लिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप प्रतिपादित करने के लिए, कि लोगों के मन में हिंदी के प्रति प्रेम निर्माण करना चाहिए। और ये प्रेम कैसे निर्माण है, तो उनको साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन साहित्य पढ़ेंगे तो लोगों को अपने आप जानते हैं कि एक जमाना ऐसा था कि लोगों ने एक रचना मानी जाती है जिसका नाम है चंद्रकांता, जो देवकीनंदन खत्री ने लिखी थी। यह रचना इतनी लोकप्रिय थी, ऐसा माना जाता है कि उस रचना को पढ़ने के लिए लोगों ने सीखना आरंभ किया था। ये उस रचना की क्या मानी जाती है? एक शक्ति मानी जाती है, एक बल स्थान माना जाता है, एक ऊर्जा मानी जाती है। और यही कारण है कि यह रचना इतनी प्रचारित हुई कि अहिंदी भाषिक लोगों ने भी उसको पढ़ने की जिज्ञासा जाहिर की और उसको पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ने की रुचि उन्होंने निर्माण की। ये इस प्रकार की। तो चलते-चलते मैं बहुत संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारे जो प्रमुख वक्ता है, वह बहुत अच्छी तरह से बात करने वाले हैं और उनकी भी एक समय मर्यादा है कि उनको 12 बजे और दूसरे किसी कार्यक्रम में जुड़ना है। एक चलते-चलते मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो मेरे सहयोगी दोस्त हैं अथवा जो श्रोता हैं, उनको मैं हिंदी के लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो जिज्ञासु है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन-सी जो टॉप 10 रचनाएँ हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय जो 10 रचनाएँ हिंदी की, चलते-चलते उनका नाम मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ और वह रचना अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हिंदी का जो बल है, हिंदी का जो सामर्थ्य है, ये आपके समझ में आ जाएगा। तो पहली रचना आप सबसे पहले जानते हैं कि प्रेमचंद एक लोकप्रिय रचनाकार माने जाते हैं। तो उनकी पहली रचना मेरी सूची में, ये सूची मैंने बनाई है, ये कहीं किसी ने प्रकाशित नहीं की। मुझे लगता है मेरे अनुभव से, तजुर्बे से, कि गोदान, ये प्रेमचंद की जो रचना है, उपन्यास है, जिसको औपन्यासिक महाकाव्य भी कहा जाता है, भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, किसानों का महाकाव्य कहा जाता है। आज बात होती है किसानों की, हर तरफ किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान तकलीफ में है, संकट में है, संकट बहुत सारे हैं उनके सामने। ये जो दिक्कतें हैं उसका लेखा-जोखा प्रेमचंद ने बहुत साल पहले किया था। तो ये जो गोदान अगर आप पढ़ते हैं तो पूरे भारत का, जो उत्तर भारत का सांस्कृतिक वातावरण है, ये आपके समझ में आ जाएगा। एक रचना है, दूसरी रचना है मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु की। ये रचना है, ये रचना भी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको आप अगर पढ़ते हैं, पढ़ना ज़रूरी है उसको, तो निश्चित रूप से हिंदी का जो महत्व है, हिंदी का जो ऊर्जा है, हिंदी का जो जिसको शक्ति है, वो आपकी समझ में आ जाएगी। तीसरी रचना मेरी दृष्टि से है राहुल सांकृत्यायन। ये एक बहुत बड़ा नाम है, जिसको यायावरी करना उनको बहुत पसंद था, घुमक्कड़ वृत्ति के थे और ओल्गा से गंगा तक, ये जो रचना है मानी जाती है, ओल्गा से गंगा, ये रचना अगर आपको वहीं मिलती है तो निश्चित रूप से उसको पढ़ लीजिए। ये रचना भी आपके समझ को बहुत अधिक बेहतरीन ढंग से वृद्धिंगत करेगी। अगली रचना है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। ये आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी को, तो यह रचना भी मेरी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपकी सौंदर्याभिरुचि को यह वृद्धिंगत करने वाली ये रचना हो सकती है। उसके बाद एक ही रचना, एक छोटी सी कहानी है और वह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था, यह कहानी आप जानते हैं, उस पर सिनेमा निकली है, उसका चित्रांकन हुआ है, उसको रूपांतरित किया है चलचित्र में। ये रचना अगर आप पढ़ते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, तो प्रेम का जो उदात्त रूप है ये भी आपके समझ में आ जाता है। और वो रचना इतनी संवेदनशील है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसके अंत तक आते-आते कितना भी कठोर हृदय का आदमी क्यों न हो, उसकी आंखें नम हो जाती है, उसके अंदर संवेदनाएं जागृत हो जाती है। ये इस भाषा का एक बलस्थान माना जाता है। ये रचना श्रोताओं ने और पाठकों ने पढ़नी चाहिए ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदी का महत्व क्या है, ऊर्जा क्या है। अगली रचना मेरी दृष्टि से अगर कोई है, वह है श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी। एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसको भी अगर आप कहीं मिलती है तो पढ़ने की कोशिश की। अगली रचना है, जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया था, चंद्रकांता, यायावरी और चमत्कार, ये इस प्रकार का यह उपन्यास है, उसको भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगली रचना है दलित साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण रचना, हमारे समाज जीवन का, भारतीय समाज जीवन का, ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य के दर्पण में समूचा समाज आज तक प्रतिबिंबित नहीं हुआ है। जो हाशिए के बाहर का समाज था, जो कभी भी साहित्य के रूप में प्रतिबिंबित नहीं हुआ था, यह दलित साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी,
इनकी जो आत्मकथा है झूठन, आप पढ़ लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे बाजू का ही एक मोहल्ला है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन किस प्रकार का होता है। ये जो झूठन है, मराठी में जिसको उष्ट नाम से हमारे आदरणीय सर ने, नवले सर ने उसका, बहुत ही स्वर्गीय नवले सर ने उसका अनुवाद किया है, वो भी आप पढ़ लीजिए। अगली रचना है स्त्री विमर्श की, मैत्री पुष्पा की, कस्तूरी कुंडली वसे। ये उनकी आत्मकथा है, ये मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और 10वीं क्रम पर एकमात्र कविता है और वह मलखान सिंह की कविता है, सुनो ब्राह्मण। ये कविता अगर आप कहीं मिल जाती है, ये सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है, पीडीएफ में उपलब्ध है, सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे महाविद्यालय का ग्रंथालय भी बहुत समृद्ध है, वहां पर भी इनमें से अधिकांश रचना आपको मिल जाएगी। तो ये जो सुनो ब्राह्मण है, ये रचना एक छोटी सी कविता है, लेकिन उसमें इतनी अर्थवत्ता है कि आप उसको पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि मैंने उसको इस टॉप 10 रचनाओं में मैंने उसको क्यों स्थान दिया है। तो मैं अपने अध्यक्ष ये भूमिका का, प्रास्ताविक का जो अंत है, अथवा मैं पूर्ण विराम देना चाहता हूं ये कविता पढ़कर। तो कविता इस प्रकार है मलखान सिंह की। सुनो ब्राह्मण, सुनो ब्राह्मण, हमारे पसीने से बू आती है तुम्हें, हमारे पसीने से बू आती है तुम्हें, फिर ऐसा करो, एक दिन हमारी जनानी को, एक दिन अपनी जनानी को हमारी जनानी के साथ मैला कमाने भेजो, मैला कमाने भेजो, तुम मेरे साथ आओ, चमड़ा पकाएंगे दोनों मिल बैठकर। मेरे बेटे के साथ अपने बेटे को भेजो दिहाड़ी की खोज में, और अपनी बिटिया को हमारी बिटिया के साथ भेजो कटाई करने मुखिया के खेत में। शाम को थककर पसर जाओ धरती पर, सूंघो खुद को, बेटे को, बेटी को, तभी जान पाओगे जीवन की गंध को, बलवती हो जाती है देह की गंध से। ये रचना, एक एक शब्द, एक एक वाक्य आप जब पढ़ेंगे तो ये कविता क्या कहती है ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हिंदी का महत्व है। साहित्यकार भाषा को समृद्ध करते हैं और इसलिए साहित्यकार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन रचनाओं को हमने पढ़ना चाहिए। सभी श्रोताओं को मैं फिर से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रास्ताविक प्रभाषण को मैं यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी। धन्यवाद सर। अब आज के मुख्य व्याख्याता डॉक्टर प्रकाश जी कोपर्डे सर से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। आदरणीय प्रकाश सर। नितिन सर नमस्ते। जी सर। वीडियो स्टार्ट कर दीजिएगा, आपकी ओर से हाँ, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ सर, सुनाई दे रही है, बोलिए। हाँ सर, आप वीडियो चालू कर दीजिए सर, आपका कैमरा। हाँ बिल्कुल। हाँ, शुरू कर। नमस्ते सर। नमस्ते। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल मराठवाड़ा में शिक्षा का अग्रणी दूत माना जाता है आपकी संस्था को। इस संस्था द्वारा संचालित कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय किले धारूर द्वारा 14 सितंबर हिंदी दिन के उपलक्ष्य में आज हिंदी दिन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के अध्यक्ष इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शिवदास सिरसाट सर जी, हमारे गुरु बंधु डॉक्टर संजय जाधव जी, वे स्वयं हिंदी के गंभीर अध्येता है और हिंदी कविता और दलित विमर्श पर उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे हमारे गुरु बंधु संजय जाधव जी, विभाग में कार्यरत युवा जिनकी अनुसंधान में विशेष रुचि है, ऐसे हमारे मित्र डॉक्टर नितिन कुंभार जी, इस महाविद्यालय के समस्त साथी। मेरे पास थोड़ा सा कम समय है, इसलिए मैं संक्षेप में सभी का इस आयोजन में
आपने जो भूमिका निभाई इसके लिए मेरी ओर से मैं साधुवाद देता हूँ और मेरे वक्तव्य को शुरू करता। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को मान्यता मिली राजभाषा के रूप में। और राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के बाद सन 1953 ई से भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाने का प्रयोजन आरंभ होता है और यह सिलसिला आज इस राष्ट्र के अमृत महोत्सवी वर्ष तक आया है और हम ऐसे कई आयोजनों में शिरकत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं हिंदी को लेकर। मेरे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि भारतीय संविधान को विश्व में एक श्रेष्ठ संविधान माना जाता है, तो आज के दिन ये चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि हिंदी को ही राजभाषा ही क्यों न हो। राष्ट्रभाषा का दर्जा तो अभी प्राप्त नहीं हुआ संविधान के अनुसार, लेकिन राजभाषा के रूप में क्यों स्वीकारा गया, हिंदी को ही क्यों स्वीकारा गया? क्योंकि हिंदी 10 भारत के राज्यों में इसकी जो बोलियां है, उपबोलियां हैं, उसके माध्यम से बोली जाती है और अन्य भारत में हर प्रांत की अपनी एक अलग मातृभाषा है। फिर 10 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली हिंदी को राष्ट्र की भाषा क्यों माना गया, उसको क्यों मान्यता दी गई? इसकी पृष्ठभूमि हम लोगों को ज्ञात होनी जरूरी है। तो इसके लिए हमें आजादी का जो आंदोलन है इसकी पृष्ठभूमि में जाना और आजादी के आंदोलन का प्रवक्ता अगर कोई रहा होगा तो वह हिंदी भाषा रही। आजादी के आंदोलन में महान लोगों ने अपनी भूमिकाएं निभाई, उस समय की भारतीय जनता ने भूमिका निभाई। उसी के साथ साथ एक भाषा भी थी, हिंदी भाषा, जिसने इस आंदोलन की सारी वैचारिक चेतना को सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की। एक तथ्य यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सन 1900 से 1920 तक इस देश के आजादी के आंदोलन के पुरोधा थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और जब वे एक सभा को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता, आज का कोलकाता, वहां संबोधित कर रहे थे, तो वे तो एक तो मराठी भाषी थे और उनको अंग्रेजी में वो अपनी बात रख रहे थे वहां पर। तो उनको बीच में ही रोककर कहा गया कि अगर आप जनता की भाषा में बात करेंगे तो आपके पूरे के पूरे 100% विचार जनता समझ पाएंगे। और उस दिन से लोकमान्य तिलक जी ने अपनी संवाद की भाषा बदली और हिंदी को स्वीकारा। यही तथ्य लागू होता है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस इस राष्ट्र नायक के साथ। उन्होंने भी हिंदी को स्वीकारा और फिर वे राष्ट्र नायक के रूप में उभर कर सामने आए। जन चेतना, विचारधाराओं का आदान प्रदान ये तो महत्वपूर्ण था ही था, लेकिन इन दो नेताओं को राष्ट्र नायक की छवि प्रदान कराने में भी हिंदी महत्वपूर्ण है। आजादी के आंदोलन में भी थी और इनको राष्ट्र नायक की छवि प्रदान कराने में भी हिंदी की अपनी भूमिका है। इन दो महानुभवों के बाद
राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हिंदी को जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी जी की हिंदी थोड़ी सी अलग है। हम जिस हिंदी के बारे में सोचते हैं, मैं इसको भी लेकर चर्चा करूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आकर उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, उस समय उन्होंने एक बात रेखांकित की थी कि समस्त राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए जिसमें वे आदान प्रदान करें। और उस समय महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी को अपनाया और उस समय की कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में सबसे पहले महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रीय कांग्रेस इस अधिवेशन के बाद अपने पूरे प्रतिवेदन, अपनी पूरी रफ्ते, अपनी पूरी कार्यवाही पूरी की पूरी हिंदुस्तानी जुबान में करे। तो सबसे मतलब इसका अर्थ क्या है? इसके पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा कामकाज अंग्रेजी में होता था। तो गांधी जी ने सबसे पहले इसको हिंदी में लाया और उसी अधिवेशन में उन्होंने संवाद भाषा के रूप में, राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि गांधी जैसे दूरदृष्टि नेतृत्व ने संविधान के पहले ये पहल की और उस समय के राष्ट्रीय कांग्रेस में की कि इसकी भाषा हिंदुस्तानी बनी। अब हिंदी और हिंदुस्तानी में कोई अंतर है क्या? तो वर्तमान में हिंदी को लेकर दो धाराएं चलती है, एक उर्दू निष्ठ हिंदी और संस्कृत निष्ठ हिंदी। तो महात्मा गांधी जी का कहना यह था कि हिंदी का विकास जिस रूप में हुआ है, मेरठ उसकी जन्मभूमि हिंदी की, मुगलों के शिविर में मुगल सैनिक और भारत के सैनिक, इन दोनों के बीच जो एक आदान प्रदान की भाषा का जन्म हुआ वही हिंदी है। तो उसमें उर्दू के शब्द अपने आप में आएंगे तो, और हिंदी की बोलियों के शब्द भी आएंगे, संस्कृत के शब्द भी आएंगे। तो इन सब बोली और भाषाओं से बनी हुई हिंदुस्तानी महात्मा गांधी को अभिप्रेत। इसी हिंदी की वकालत हमारे भाई संजय जादव सर ने जिसका बात उल्लेख किया, गोदान मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद भी हिंदुस्तानी के ही आग्रही रहे और हिंदुस्तानी के ही पक्ष में वे रहे। तो आजादी के आंदोलन में हिंदी की अपनी भूमिका संवाद भाषा, संपर्क भाषा और विचारों के आदान प्रदान की भाषा रही। यही कारण है कि जो हिंदी ने प्रदेय दिया था इस राष्ट्र की आजादी में, उस प्रदेय के कारण ही 10 राज्यों में बोली उपबोलियों के रूप में बोली जाती हिंदी राजभाषा का सम्मान उसे प्राप्त हुआ। इसे किसी ने दिया नहीं, इसे प्राप्त हुआ। या यूं कहे कि संविधान निर्माताओं ने उससे वह गौरव प्रदान किया। ये संविधान निर्माताओं की भी अपनी दूरदृष्टि ही थी कि आगे चलकर हिंदी इस राष्ट्र का मुख बन सकती है। और इस प्रकार हिंदी इस देश की राजभाषा बनी। हम सब लोगों का दुर्भाग्य इसके साथ यह जुड़ा हुआ है कि हिंदी राजभाषा जरूर बनी,
लेकिन संविधान में इसे कहीं भी राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। और राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी की दशा को हम लोग जानते हैं कि पहले 15 साल तक हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ रही। उसके बाद कई राजभाषा आयोग आए, कई समितियों का गठन हुआ, फिर भी राजनेताओं की उदासीनता और लाल फीताशाही की उपेक्षा का शिकार हुई है हिंदी भाषा, आगे बढ़ नहीं पाई। कार्यालयों में मात्र इसकी स्थिति अनुवाद की भाषा के रूप में ही। अब बात यह है कि फिर हिंदी को कैसे बढ़ावा मिलेगा, हिंदी कैसे फलेगी फूलेगी। जैसे आजादी के आंदोलन में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वैसे एक दौर आया आजादी के बाद, आपातकाल के बाद, आपातकाल की अस्थिर स्थितियों के बाद सन 1991 में आर्थिक नीतियों को उदारीकृत किया गया और आर्थिक नीतियों के उदारीकृत हो जाने के बाद भारत में मुक्त व्यापार की स्थिति निर्माण हुई और विश्व एक मंडी के रूप में उभर कर सामने आया। जिस प्रकार आजादी के आंदोलन में हिंदी ने भूमिका निभाई थी, ठीक इसे दूसरा चरण माना जाए हिंदी के विकास का कि बाजार में उत्पादों को बेचने के लिए इस बाजार की भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी स्थापना को मजबूत किया। पहले वह आजादी के आंदोलन में उसने अपनी भूमिका मजबूत की, अब बाजार की भाषा बनकर वो मजबूती के साथ उपस्थित होती है। समस्त मीडिया में उसका प्रयोग होता है और सभी बहुराष्ट्रीय निगमों, मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने अधिकारियों को हिंदी सिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है, यही कारण है कि विश्व में हिंदी पढ़ी और लिखी और बोली जा रही। मेरा संकेत करने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में वह क्षमता है। यही कारण है कि राजनीतिक उपेक्षाएं लाल फीताशाहों ने उनको नजरअंदाज किया, बावजूद इससे जैसे धारा होती है वो पत्थरों को तोड़कर, पहाड़ों को तोड़कर अपना मार्ग क्रमण करती रहती है, ठीक वैसे ही हिंदी ने अपने मार्ग को अवरुद्ध नहीं होने दिया, वो चलती रही। और वर्तमान में इस भाषा ने अपने आप को बाजार की भाषा के रूप में स्थापित किया। ये एक हिंदी की यात्रा है, हिंदी की स्थिति है। किंतु मैं एक और नया संकेत इसके साथ जोड़ देना चाहता हूं कि आज हिंदी दिन के अवसर पर हिंदी एक भाषा होने के नाते भाषा पर भी थोड़ा सा हम लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने के प्रति जो हमारी उदासीनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस उदासीनता की कोख से न जाने क्या उग जाए। इस देश में भाषाओं का सर्वेक्षण सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने करवाया। उस भाषा सर्वेक्षण को कई भाषाविद सदोष मानते हैं या अंग्रेजी मानसिकता का शिकार मानते हैं, ये विवाद का विषय है, लेकिन मैं उस विवाद में अभी विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। केवल मैं यह कहना चाहता हूं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण, विवेचन और विश्लेषण को लेकर डॉक्टर गणेश देवी महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं।
इन्होंने 2012 में एक बृहद काम को पूर्ण विराम दिया। तेजगढ़ के उनके भाषावन प्रकल्प को जब मैं स्वयं मिला था तो उस समय की चर्चा में डॉक्टर गणेश दिवी जैसे भाषाविद ने एक चिंता अभिव्यक्त की थी हम लोगों के सामने। वो ये थी कि सिर्फ एक भाषा खत्म नहीं होती, तो भाषा के साथ उस भाषा की संस्कृति, उस भाषा में प्रयुक्त होते समस्त सभ्यता के प्रतीक खत्म होते हैं और उसके आगे जाकर सदियां लगी हुई होती है एक सभ्यता के विकास में, संस्कृति के विकास में। एक भाषा के साथ साथ वह सब समाप्त हो जाता है। इसलिए ये गंभीर और चिंतन का मामला बन जाता है कि एक भाषा को कैसे बचाया जाए। इसी के साथ तमाम तरह की रपटे इस ओर संकेत करती है कि औसतन प्रतिवर्ष विश्व भर में 52 भाषाएं मर रही है या मृत प्राय स्थितियों में पहुंच रही है। अब इन स्थितियों में हम हिंदी भाषा के दिन को मना रहे थे। इस अवसर पर, इस उत्सव के अवसर पर थोड़ा सा इस ओर भी मैं ले जाना चाहता हूं। हमें थोड़ा सा भाषाओं को लेकर भी सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम संस्कृति की जड़ें काट रहे हैं और जब जड़ें कट जाती है तो वह वृक्ष अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे राष्ट्र में कई अनेक भाषाएं हैं और अनेक भाषाओं के साथ उसकी संस्कृति जुड़ी हुई है। अगर ये प्रादेशिक भाषाएं या ये भाषाएं अगर टूट जाए, बिखर जाए, मर जाए, तो विश्व में जो एक पहचान हम लोगों की बनी हुई है कि विविधता को एकता के सूत्र में बांधने वाला देश भारत देश, यह हमारी पहचान संकट में आ सकती है। तो उसे संकट में न लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्र का मुख बताया था, उन महात्मा गांधी जी का कहना था कि मातृभाषा महत्वपूर्ण है। इसलिए सारी मातृभाषाएं विश्व की बचनी चाहिए। और यह एक भाषा वैज्ञानिक सत्य है कि आपको आपकी मातृभाषा जितनी सशक्त रूप में आती है, उतने ही सशक्त रूप में दुनिया की कोई अन्य भाषा आप सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व की कोई भी भाषा सीखने के लिए आधार के रूप में या धुरी के रूप में आपकी मातृभाषा ही काम ना। इसीलिए हिंदी दिन के इस उपलक्ष्य में मैं मातृभाषा की बात कर रहा हूँ, समस्त भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ। या भाषा जीवित रहनी चाहिए, इसकी बात की जाए। एक कल्पना कीजिए, अगर भाषाएं नहीं होती तो मनुष्य का समस्त सृजन शून्य होता। भाषा सृजन का आधार है। भाषा के माध्यम से जो विचार, जो अभिव्यक्ति, जो दर्शन, जो सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं, वे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए उपकारक होते और एक स्वस्थ समाज ही एक उचित राष्ट्र की नींव रखता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई बात भाषा की। अब थोड़ा सा राष्ट्र निर्माण में भाषा के रूप में हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, एक राष्ट्र
कि अवधारणा को मजबूत करने के लिए हिंदी किस प्रकार का काम कर रही है। वर्तमान में भारतीय भाषाओं में जो भी है और जितना भी श्रेष्ठ और उचित लिखा जा रहा है, उसको राष्ट्रीय मंच हिंदी ही प्रदान कर रही है अनुवाद के माध्यम से। अर्थात समस्त भारत का प्रतिनिधित्व हिंदी करती है। उन सभ्यता के प्रतीकों को लेकर चर्चा करती है, उन विचारों को लेकर चर्चा करती है, सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है, जो सिमटकर प्रांतीय भाषाओं में ज्ञान सिमट कर रहा है, उसको एक राष्ट्रीय मंच और राष्ट्रीय मंच पर उपस्थिति के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच की ओर भी ले जाने का प्रयास हिंदी कर रही है। एक विचित्र स्थिति यह है कि वर्तमान में हम ये कहते हैं, लगातार कहते हैं, और ये स्थितियां भी है कि दक्षिण में हिंदी का विरोध हो रहा है, लेकिन दक्षिण की जितनी भी हिंदी से फिल्में हैं, वो हिंदी में डब होकर बहुत अधिक पैसा कमा रही। आप लोग देखें कि हमारे कुछ मित्र उत्तर भारत में काम करते हैं, कुछ दक्षिण से भी जुड़े हैं, तो वह कहते हैं कि उत्तर भारत के हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को लिंग और वचनों का इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन केरल के किसी भी हिंदी अध्यापक से कुछ भी आप लिखवा कर ले, वो बहुत साफ सुथरी और मानक हिंदी लिखते हैं। इसलिए अब वर्तमान दौर में दक्षिण और उत्तर का भेद मिट जाएगा, क्योंकि दक्षिण के बहुत सारे लोग हिंदी में, बाल शौरी रेड्डी सर जैसे सर है, वो हिंदी में बहुत ऐसे सफल उपन्यास कर रहे हैं, वो तमिल से है। हमारे मराठी के वी स खांडेकर का समस्त साहित्य तमिल में अनुवादित हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी अंतर भारतीय के रूप को एक आकार दे रही है, और इस दृष्टि से हिंदी भाषा की तरफ हम लोगों का देखने का रवैया बदलना चाहिए। और इस काम को अंजाम देने के लिए हम अध्यापकों को भूमिका निभानी चाहिए, छात्रों को ये भूमिकाएं समझानी जरूरी, तभी इस प्रकार के आयोजनों की सफलता बनती है। क्योंकि किसी शाश्वत विकास के लिए कोई ऊंची छलांग जरूरी नहीं होती, मंथर मंथर गति से ही हम शाश्वत विकास की ओर अग्रसर होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद में संबोधित करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जहां तुम पहुंचे छलांग लगाकर, हम धीरे धीरे ही सही। तो दिनकर के इस वक्तव्य की अंतिम आधे पक्ष को मैं केंद्र में रखना चाहूंगा कि हम धीरे धीरे हिंदी की मान्यता, हिंदी की स्वीकार्यता का बीजारोपण हमारे आसपास के परिवेश में करेंगे, तो हिंदी की श्री वृद्धि होने में कोई खलल नहीं पैदा। इसीलिए हिंदी दिनों का आयोजन होता है। बोलचाल में टूटी फूटी हिंदी बोलने वाले लोग वहां से लेकर श्रेष्ठ और मानक हिंदी से हिंदी तक, हिंदी के कई रूप वर्तमान में हमें दिखाई देते। दक्षिणी हिंदी है, हमारे यहाँ बम्बई हिंदी है, ये दो रूप हमारे यहाँ प्रदेश में चलते हैं। दक्षिणी हिंदी का तो प्रांत
हम जिस प्रांत से अभी जुड़े हुए हैं वह है। इतने सारे रूपों के बाद हिंदी अंतर भारतीय के जिस रूप को जोड़ रही है, उस रूप में संवेदनशील अध्यता होने के नाते उसको जोड़ने की, उसके साथ रहने की भी भूमिका हमारी है। जैसे कि मराठी का जितना कुछ भी श्रेष्ठ है, उसे हिंदी में ले जाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। केवल इस कार्य के साथ भी हम अगर लगातार जुड़े रहे तो हिंदी के अंतर भारतीय रूप को पुख्ता करने के लिए हम हमारी ओर से भूमिका निभा रहे हैं, यह सिद्ध हो जाएगा। अगर हम खुद अनुवाद नहीं कर सकते तो श्रेष्ठ अनुवादकों को किसी श्रेष्ठ रचनाओं का सुझाव दे सकते हैं। इस देश में वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग है, उनको हम नए शब्दों का सुझाव दे सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो हिंदी के बढ़ावा, हिंदी को एक व्यापक आकार देने के लिए हम हमारी ओर से कर सकते हैं, नव सृजन करके कर सकते हैं। नव सृजन के लिए नई पीढ़ी को उत्साहित करके कर सकते हैं। और हम मराठी मातृभाषा की होने के बाद अगर हम हिंदी से जुड़ते हैं तो हम बहुसांस्कृतिक भी हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी भारत की कई संस्कृतियों को, प्रांतीय संस्कृति को लेकर चल रही है। अर्थात हिंदी एक प्रकार से एक बहुसांस्कृतिक विमर्श भी अपने आप में स्थापित कर रही है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एक भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है, तो वो भाषा हिंदुस्तानी इसीलिए है, वो गूंगा नहीं, वो राष्ट्र, उसकी अपनी भाषा है और वह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। विदेशों में हिंदी पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है, उसके दो कारण है। एक तो भारत जैसे एक श्रेष्ठ संस्कृति प्रधान देश को समझने की जिजीविषा जिन महानुभावों के बीच है, वे भारत को समझने के लिए संस्कृत, हिंदी और कुछ ग्रंथ उर्दू में है, मुगल शासन काल के तो उर्दू भी सीखते। और दूसरा उसका प्रकार है कि बाजार है भारत बड़ा, तो भारत के बाजार को समझने के लिए, उस बाजार की मानसिकता को समझने के लिए हमें उनकी भाषा में उसको समझना होगा। इसके लिए स्तर कई कई है, लेकिन इन सारे स्तरों में हिंदी केंद्र में, और इसीलिए हिंदी वर्तमान में राष्ट्र की प्रतिमा में आज भी, मतलब आजादी के आंदोलन में राष्ट्र के अस्तित्व के लिए हिंदी काम में आई, और वर्तमान में राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए हिंदी काम कर रही है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हिंदी की अपनी एक विशिष्ट एवं अलग पहचान है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक का विवेचन काफी है, क्योंकि यहाँ छात्र नहीं सिर्फ कर्मचारी जुड़े हुए हैं, तो उस दृष्टि से ही मैंने अपनी बात रखी। मैं इसी के साथ जय हिंदी जय भारत के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश सर, आपने आपके विचारों से हमें प्रेरित किया है, और निश्चित ही मातृभाषा से लेकर राष्ट्रभाषा और ये अनुवाद के माध्यम से जितना हो सके उतना हम हिंदी भाषा को संपन्न करें, और उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे निश्चित। अब इसके पश्चात आभार ज्ञापन मैं करता हूं।
इस कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति देने वाले हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवदास शिरसाट सर, इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसे व्याख्यानों को आयोजित करने के लिए वे हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और करते आ रहे हैं। हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय जादव सर और आज के विशेष वक्ता डॉक्टर प्रकाश कुपरडे सर, इन्होंने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया और अपने विचार हमें सम्मुख रखे। इस कारण मैं प्रकाश सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर यमन गायकवाड़ सर, उप प्राचार्य जोगड़े सर तथा पर्यवेक्षक सिद्धेश्वर काळे सर एवं सभी कर्मचारियों को सहभागी हेतु मैं सभी का आभार ज्ञापन करते हुए ये कार्यक्रम अध्यक्ष के अनुमति से यहीं पे समाप्त होता है, ऐसा घोषित करता हूं। धन्यवाद। नमस्ते सर, एक कार्यक्रम था इसके पूर्व शुरू था, इसलिए मैं थोड़ा सा देते हुई। हाँ सर। नितिन सर, हेलो।